लोजपा और नीतीश कुमार के बीच थोड़ी बहुत खटपट नजर आ रही थी और खासकर जमुई की सीट पर भी वो खटपट नजर आई। क्योंकि देखिए क्या है ना कि नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र सिंह और रामविलास पासवान दूसरी तरफ, ये जोड़ी जो है ना थोड़ी एक दूसरे के विरोध वाली उस समय की जोड़ी थी। चिराग पासवान अब तक इस सीट पर जब भी चुनाव लड़े हैं तो उनके साथ या तो नीतीश कुमार रहे हैं या फिर नीतीश कुमार अकेले लड़े हैं। पहली बार ऐसा मौका होगा जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एनडीए को चुनौती देंगे और चिराग पासवान के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी और ये टेस्टिंग भी होगा उनका। अब जो कहानी है 2024 की वो थोड़ी बदलने वाली है। चिराग पासवान तो अकेले हो गए हैं, हालांकि सबसे बड़ी उनके पक्ष में बात यह जाती है कि उनका वोट बैंक जो है वो चाचा के साथ जाते नजर नहीं आया। अगर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है तो लोग ये भी सोचेंगे कि चिराग पासवान अब जमुई छोड़कर हाजीपुर चले आए। बीजेपी इसमें जो है समझौते की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों दल एकजुट होकर अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो 2024 में बीजेपी को फायदा है। अगर इनके बीच खटपट है तो नुकसान बीजेपी को भी होगा। लेकिन चिराग पासवान अगर जमुई में उतरते हैं तो उनके सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है चिराग पासवान के सामने वो तो सुमित सिंह है। 2019 की घटना में बता रहा हूं, उस दौरान जब प्रचार प्रसार करने के लिए नीतीश कुमार भी जमुई गए थे, तमाम बीजेपी के नेता भी जमुई गए थे, चिराग पासवान भी वहां मौजूद थे, तो सुमित सिंह के पक्ष में नारे लगे थे, चिराग पासवान के विरोध में नारे लगे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 में होने को है, लेकिन लाइव बिहार आपको लगातार अलग अलग संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा है और इसी बीच आपको आज हम जमुई लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर वहां से सांसद कौन कितना बार जीते हैं, 2024 में कौन जीत कर आएंगे, क्या समीकरण है, क्या राजनीतिक परिदृश्य है, इन सभी पहलुओं पे हम एक एक करके बात करेंगे। इन सभी पहलू पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं राजमोहन तिवारी। उनसे जानेंगे कि 2024 का जो चुनावी दंगल होगा किसके सर पे ताज बंधेगा। तो राजमोहन जी, सबसे पहले अभी शुरू करते हैं कि जमुई, सबसे पहला सवाल है कि क्या इस बार फिर चिराग मैदान में होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, जमुई का जो क्षेत्र रहा है और पिछले 2 चुनावों से हम लगातार यह देख रहे हैं कि एनडीए के कोटे से ये हमेशा लोजपा के खाते में रही है और उम्मीद यही है कि ये आगे भी लोजपा के ही खाते में रहेगी। लेकिन देखिए कई तरह के सवाल उभर कर आ गए हैं लोगों के सामने जब से लोजपा में टूट हुई है कि अब चिराग पासवान कहाँ से लड़ेंगे, क्या जमुई से ही लड़ेंगे या फिर अपने जो पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जमुई छोड़कर हाजीपुर आएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जमुई का जो इतिहास है वो भी हम लोगों को बता दें, लोगों को इन तमाम जानकारियों से रूबरू करा दें। देखिए 1971 में भी एक बार यहाँ पर चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद यह सीट जो है परिसीमन के बाद कहीं और चली गई थी। लेकिन 2008 में जब फिर से परिसीमन हुआ तो यह सीट अस्तित्व में आई और 2009 में फिर से यहाँ पर चुनाव कराया गया था। 2009 का जो समीकरण था वो आपको बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, तो दूसरी तरफ आरजेडी और एलजेपी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। और उस दौरान हमने देखा था कि किस प्रकार से बिहार में एनडीए ने एक बार फिर से अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाया था। जमुई में जो चुनाव हुआ था उस दौरान जेडीयू से उम्मीदवार थे भूदेव चौधरी, जो कि अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं। उस दौरान उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की थी और जिनको हराया था वो आरजेडी के उम्मीदवार थे जिनका नाम है श्याम रजक, पूर्व में मंत्री थे, अभी भी आरजेडी में बने हुए हैं, बीच में जेडीयू में भी गए हुए थे। तीसरे नंबर पर वर्तमान में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वो 3 नंबर पर आए थे। लेकिन 2014 यहाँ से राजनीतिक परिस्थितियां देश भर में बदली, क्योंकि एक नया चेहरा हर किसी के सामने था, नाम नरेंद्र मोदी। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और 2014 से
लगातार उनके नाम पर ही लोकसभा चुनाव बीजेपी या कहिए एनडीए लड़ते आ रहा है। लेकिन 2014 में जब फेस के तौर पर बीजेपी ने इनको आगे किया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया, अलग हो गए। दो वामपंथी दलों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी एक साथ आए। लेकिन उस दौरान रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में चिराग पासवान फिल्मी दुनिया छोड़कर अब एक नेता के तौर पर दिखाई देने लगे थे। और बताया यही जाता है कि जिस तरह से पिता मौसम वैज्ञानिक कहलाए, चिराग पासवान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आए। और उन्हीं के कहने पर रामविलास पासवान ने उस दौरान बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें एक जमुई का भी सीट था। और चिराग पासवान पहली बार चुनावी दंगल में उतरे थे। तेजस्वी यादव उस दौरान तक चुनावी दंगल में नहीं उतरे थे, लेकिन चिराग पासवान 2014 में लोकसभा जमुई से चुनावी दंगल में उतरे। और परिणाम जो रहा वो तो हर कोई जानता है। मोदी लहर में सीधे लोकसभा पहुंच गए। किस प्रकार से लोजपा सभी की सभी 6 सीटें जीत गई, एक भी सीट नहीं हारी। चिराग पासवान भी आसानी से चुनाव जीत गए। और उस दौरान का भी रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान को उस दौरान 2,85,354 वोट मिले थे। और आरजेडी से पूर्व विधायक सुधांशु शेखर भास्कर उस दौरान चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उन्हें 1,99,407 वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर उस दौरान उदय नारायण चौधरी थे, जो कि जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें 1,98,000 वोट मिला था। चिराग पासवान बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और पहली बार वो लोकसभा पहुंचे। फिर बारी आती है 2019 की। उसके पहले बिहार में कई तरह की समीकरण बनते हैं, टूटते हैं। 2015 में महागठबंधन बनता है, आरजेडी और जेडीयू एक साथ आते हैं। फिर 2017 आता है, 17 में कहानी कुछ और हो जाती है। नीतीश कुमार फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। 2019 जब आता है तो उस दौरान ये लगातार हम देख रहे थे कि लोजपा और नीतीश कुमार के बीच थोड़ी बहुत खटपट नजर आ रही थी। और खासकर जमुई की सीट पर भी वो खटपट नजर आई। क्योंकि देखिए क्या है ना कि नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र सिंह और रामविलास पासवान दूसरी तरफ, ये जोड़ी जो है ना थोड़ी एक दूसरे के विरोध वाली उस समय की जोड़ी थी। क्योंकि नरेंद्र सिंह के साथ पूर्व मंत्री रहे हैं, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, हमारे बीच नहीं है। रामविलास पासवान भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके बीच की खटास 2005 से चली आ रही थी। लेकिन जमुई से एक बार फिर जो है चिराग पासवान उम्मीदवार बनते हैं एनडीए से, और एक बार फिर वो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। 2019 में फिर मोदी लहर चलता है। एक बार मैं फिर से उस रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि चिराग पासवान को 5,29,000 वोट आए थे। दूसरे नंबर पर रालोसपा के भूदेव चौधरी, जो कि पूर्व में यहाँ से सांसद रह चुके थे, वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से, उन्हें 2,88,000 वोट आए थे और वो चुनाव हार गए थे। तो इस प्रकार अब तक के 3 चुनाव पीछे के रहे हैं, जिसमें एक बार जेडीयू से भूदेव चौधरी जीते हैं और 2 बार चिराग पासवान ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब जो कहानी है 2024 की, वो थोड़ी बदलने वाली है। अब सवाल यह है कि बदलने क्यों वाली है, तो मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान अब तक इस सीट पर जब भी चुनाव लड़े हैं तो उनके साथ या तो नीतीश कुमार रहे हैं या फिर नीतीश कुमार अकेले लड़े हैं। यानी कि त्रिकोणीय या तो मुकाबला हुआ है, या फिर जब डबल डेकर का मुकाबला हुआ है, डबल हेड मुकाबला हुआ है, तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। पहली बार ऐसा मौका होगा जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एनडीए को चुनौती देंगे। और चिराग पासवान के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी और ये टेस्टिंग भी होगा उनका। सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार 2024 में राजद के साथ रह पाएंगे कि नहीं, जो मौजूदा बिहार का समीकरण बता रहा है। देखिए, हालात भले कुछ भी हों, लेकिन हम इस बात को मान सकते हैं कि ये जो भी हल्ले मच रहे हैं वो 24 के हल्ले नहीं है, वो 25 के हल्ले हैं। 24 में मुझे लगता है कि ये महागठबंधन लड़ेगा और अपना परीक्षा देगा
कि हम कितने काबिल हैं नरेंद्र मोदी से टक्कर को, और अगर ये सक्सेस हुआ तो 25 तक जाएगा, और अगर 2024 में ही ये मात खा गया तो फिर 25 की जो लड़ाई है वो बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि 24 तक ये गठबंधन बना रहेगा, और ऐसे में चिराग पासवान के सामने कई चुनौतियां होंगी। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है चिराग पासवान के सामने, मैं उसको लेकर भी थोड़ी बातें कर लेना चाहता हूं कि आखिरकार चिराग पासवान के सामने चुनौतियां क्या होंगी। चुनौती गिनाने से एक बात बता दीजिए दर्शकों को कि सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अभी तो एनडीए में नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में उपचुनाव में उन्होंने प्रचार किया भाजपा कैंडिडेट के लिए, शामिल रहेंगे एनडीए में या नहीं रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को सस्पेंस होना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने अब तक जो भी उपचुनाव हुए हैं बीजेपी के लिए खुद प्रचार किया है। चाचा सबसे बड़े बाधक हैं। चाचा के जनाधार को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी चिराग पासवान को ज़्यादा अपने पक्ष में रखने की कोशिश करेगी। मैं इसीलिए कह रहा था कि चिराग पासवान के सामने चुनौतियां क्या होंगी ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए 2019 के चुनाव तक, यानी कि चिराग पासवान जब तक चुनाव लड़े उनके पिता उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही पिता का निधन हुआ कहानियां पूरी तरह से बदल गई हैं। सबसे पहले तो पार्टी में टूट हो गई, चाचा ने पार्टी का विभाजन करा दिया, सारे संसाधन पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि पार्टी कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया, सारे विधायक उनके जो सांसद थे वो चले गए। ऐसे में चिराग पासवान तो अकेले हो गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी उनके पक्ष में बात ये जाती है कि उनका वोट बैंक जो है वो चाचा के साथ जाते नजर नहीं आया, क्योंकि जहां कहीं भी चिराग की रैली हो भीड़ पूरी जुटती है, और या फिर आप ये कहिए कि जब से पार्टी में टूट हुई है चिराग पासवान एक नेता के तौर पर ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चाचा के खाते में जमुई जाएगा या फिर भतीजे के खाते में जमुई जाएगा। लेकिन जमुई से अभी वर्तमान में सांसद हैं चिराग पासवान, तो उम्मीद है कि उन्हीं के खाते में जाएगा। लेकिन लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके पीछे तर्क भी जो दे रहे हैं वो दमदार है, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके पिता का जो राजनीतिक विरासत है उसको अब आगे वो ढोएंगे। चाचा कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई का जो राजनीतिक विरासत है उसको मैं आगे ढोऊंगा। ऐसे में दोनों के सामने क्लैश तो है, और हम इस बात को जानते हैं कि रामविलास पासवान जब तक सांसद रहे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ते रहे, और 1977 से जो चुनाव लड़ना शुरू किया हाजीपुर का वो 2014 तक लड़ते रहे। 2019 में उन्होंने खुद से चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को वहां से चुनाव लड़ाया और वो राज्यसभा गए। यानी कि राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की बात है, और चिराग पासवान हमेशा चाचा को इसको लेकर चुनौती भी देते हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है तो लोग ये भी सोचेंगे कि चिराग पासवान अब जमुई छोड़कर हाजीपुर चले आए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें जो है समझौते की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों दल एकजुट होकर अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो 2024 में बीजेपी को फायदा है। अगर इनके बीच खटपट है तो नुकसान बीजेपी को भी होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब आगे चलकर धीरे धीरे इनके बीच एक समझौता बनेगा और जो जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा तो चिराग पासवान के सामने चुनौतियां क्या हैं। एक तो चाचा की बात हमने कर ली, समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो ये देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार से इसे हैंडल करती है। लेकिन चिराग पासवान अगर जमुई में उतरते हैं तो उनके सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है चिराग पासवान के सामने वो तो सुमित सिंह है, बिल्कुल, जो मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री हैं और जमुई जिले के ही आने वाले चकाई से निर्दलीय विधायक हैं। अब देखिए क्या है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा, सुमित सिंह जो कि नरेंद्र सिंह के बेटे हैं जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा। 2019 की घटना में बता रहा हूं, उस दौरान जब प्रचार प्रसार करने के लिए नीतीश कुमार भी जमुई गए थे, तमाम बीजेपी के नेता भी जमुई गए थे, चिराग पासवान भी वहां मौजूद थे, तो सुमित सिंह के पक्ष में नारे लगे थे, चिराग पासवान के विरोध में नारे लगे थे। और ऐसे में अब जबकि सुमित सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं तो राजपूत जो वोटर हैं उनको वो दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश
सुमित सिंह करेंगे और इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा अब देखिए क्या बात है, अब इसके अलावा जो दूसरी बात है कि चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद हो गए हैं, 14 में भी जीते, 19 में उससे डबल से भी ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीत गए। अब ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं भी तो उनसे ज़्यादा हो गई कि हमारे लिए काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी काम वहाँ पर नहीं हो पाई। और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके सामने एक फैक्टर साबित हो सकता है। अब इसके अलावा जो पक्षधर है इनके पक्ष में चिराग पासवान समर्थक गुट है, उनके बारे में अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का गठबंधन बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चेहरा केंद्र में कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के नाम पर किस प्रकार से लहर हमने 2 चुनावों में देखी, वो इस बार भी आपको हो सकता है कि देखने को मिले। तो एक तो ये बेनिफिट जाता है, दूसरा है कि हाल के समय में चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है बिहार में वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है। खासकर सिंपैथी भी उनके पक्ष में गई है जब से उनकी पार्टी टूटी है, तो ये भी लोकप्रियता उनके पक्ष में जाता है। और इसके अलावा जो लोगों का उनके प्रति प्यार दिखाई देता है, चिराग पासवान जिस प्रकार से लोगों के बीच अभी कहीं भी कुछ घटना हो जाए वहां पहुंच जाते हैं, नीतीश कुमार का जमकर विरोध करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग उनके पक्ष में जाते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो चिराग पासवान के लिए ये बेनिफिशियर साबित हो सकता है। अब सवाल है कि चिराग पासवान के सामने उम्मीदवार विरोधी दल से कौन हो सकते हैं? अगर चिराग जमुई लड़े तो विरोध में भी तो लोग होंगे, तो विरोध में ताकतवर नेता कौन होगा जो चिराग पासवान को चुनौती देगा? देखिए 2 नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। एक भूदेव चौधरी जो कि पूर्व में यहां से सांसद रह चुके हैं, अभी विधायक है आरजेडी के, पिछली बार जब 2009 में सांसद हुए थे तब जेडीयू के हुए थे। और दूसरा नाम है उदय नारायण चौधरी, हाल ही में जमुई का दौरा भी करते नजर आए। अब इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आखिरकार भूदेव चौधरी कौन है। भूदेव चौधरी के बारे में मैंने अभी एक बात बताई कि आरजेडी के वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन सबसे पहले बार चुनाव जीता था सन 2000 में समता पार्टी के टिकट पर। उसके बाद 2005 में जेडीयू के टिकट पर दोबारा ये धोरैया सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर 2009 में जेडीयू के टिकट पर ही जमुई से सांसद बने। उसके बाद 2015 में कहानी ये बदलते हैं और जेडीयू छोड़कर आ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और उपेंद्र कुशवाहा इनको पार्टी में बाद में प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी दे देते हैं। लेकिन 2019 आते आते ये रालोसपा से लोकसभा चुनाव महागठबंधन से टिकट लेकर लड़ते हैं, हार जाते हैं। अब आती है बारी 2020 की। 20 में कहानी पलटती है, रालोसपा महागठबंधन से बाहर हो जाती है, अकेले वो कहिए कि जीडीएसएफ एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ती है जिसमें बसपा और ओवैसी की पार्टियां भी रहती हैं, राजभर की पार्टी भी रहती है। ऐसे में भूदेव चौधरी रालोसपा छोड़ देते हैं और शामिल हो जाते हैं आरजेडी में, और आरजेडी से धोरैया की सीट पर इनको टिकट दिया जाता है। चुनाव जीतकर ये विधानसभा पहुंच जाते हैं, यानी कि इनकी भी एक दावेदारी है इस सीट पर। और दूसरे हैं उदय नारायण चौधरी। अब उदय नारायण चौधरी के बारे में तो मुझे लगता है कि लगभग लोग जानते होंगे जिस प्रकार के वो नेता रहे हैं। उदय नारायण चौधरी इमामगंज से विधायक रहे हैं, बिहार विधानसभा में 2005 से लेकर 2015 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और कई बार उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी उभर कर सामने आते रही हैं, और नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है ना कि हर नेता की कुछ कमी होती है, और वो कमी जो है वो उभर कर सामने आ ही जाती है। अब 2015 की कहानी है जब उदय नारायण चौधरी जीतन राम मांझी से इमामगंज की सीट पर चुनाव हार जाते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जो कि उस समय आरजेडी के साथ अलायंस किए होते हैं, वो 2017 में फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार का विरोध करके उदय नारायण चौधरी पार्टी छोड़ देते हैं, और फिर बाद में 2018 में ये जो है ज्वाइन कर लेते हैं आरजेडी। लेकिन उससे पहले उदय नारायण चौधरी 2014 में जब जेडीयू वामपंथी दलों के साथ मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, तब जमुई लोकसभा से ये उम्मीदवार बने थे
और चुनाव में इनको भी करारी हार मिली थी, ये तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अभी का जो क्रियाकलाप है, ऐसा लगता है कि उदय नारायण चौधरी भी पूरी तरह से तैयारी के मूड में है चिराग पासवान के सामने ताल ठोकने को लेकर कि मैं भी इस बार लोकसभा में अपनी दावेदारी दूंगा। और सबसे बड़ी दावेदारी उदय नारायण चौधरी प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आरजेडी के राष्ट्रीय लगातार दौरा भी कर रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में देखिए, जमुई की सीट जो है वो सुरक्षित सीट है, और ऐसे में यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार किस जाति के यहाँ पर जो जनसंख्या है ज़्यादा है, बहुलता ज़्यादा है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है यादव। जमुई का जो जातीय समीकरण है उसमें यादव समुदाय की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 3.5 से 4 लाख बताई जाती है। राजपूत समुदाय लगभग 2 लाख, भूमिहार 1 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख, रविदास 80,000, पासवान 1 लाख, ब्राह्मण 50,000, कायस्थ 30,000। इसके अलावा अन्य जातियों को मिला दिया जाए तो कुल आबादी जो है मतदाताओं की सीट पर लगभग 17 लाख है। ऐसे में जो चिराग पासवान जो फैक्टर है, अभी वर्तमान में सांसद हैं यहाँ के, उनके सामने एक बड़ी टेस्टिंग इस बार होने जा रही है। पहली बात कि 2014 में मोदी लहर में जीत लिया, त्रिकोणीय एंगल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2019 आया, चुनाव जीत गए, नीतीश कुमार साथ थे, उस समय पिताजी भी साथ थे। अब कहानी पलट गई है, अब पिताजी नहीं है, चाचा ने पार्टी तोड़ ली है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, बीजेपी के साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं, चेहरा तो है मोदी का लोकसभा के लिए, लेकिन बिहार की कोई क्षेत्रीय पार्टी बड़ी नहीं है जो उनको बूस्टअप दे सके। ऐसे में इस बार की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होगी जमुई की, और मुझे उम्मीद है कि चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई की सीट पर ही चुनाव लड़ते आपको नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपने राजमोहन तिवारी का एनालिसिस को सुना है और समझा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो लिटमस टेस्ट होने वाला है चिराग पासवान के लिए जमुई पर, वो किस तरह किसके सर पे जीत का सहरा बनता है, ये देखने वाला होगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।